അണ്ടമാൻ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി സെല്ലൂർ ജയിൽ കാണാനായിട്ടാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ചരിത്രവും വിശേഷവുമെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഗൈഡിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. और नीचे के हिस्से में पूरे गुडॉन के हिसाब से उन दिनों ब्रिटिशर्स को यूज करते थे. तो देखिए जैसे ही आप लोगों ने अंदर आया, यहाँ पे दो जोत जल रहा है. ये है स्वतंत्र जोत. ये उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के याद में जलाया गया जिनको ब्रिटिशर्स यहाँ पे बंदी बनाया गया था, और उसको जलाए रखने के लिए ईच एंड एवरी मंथ 24 + 24 दैट मीन्स 48 सिलेंडर्स घर पे जो यूज करते हैं ना, सिलेंडर्स यूज करते हैं, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये जेल को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उनके सम्मान में जलाए रखने के लिए. उसी तरह ठीक सामने कर देखे हुए है शहीद स्मारक, मार्टियर्स कॉलम. थ्रू आउट इंडिया अप टू इंडिपेंडेंस जितने भी फ्रीडम फाइटर्स भारत की आज़ादी की लड़ने में जो शहीद हुए थे, उनके रेस्पेक्ट में इसको 1985 में बनवाया गया. तो बनने से पहले यहाँ पे एक लकड़ी का बिल्डिंग था जो उन दिनों फ्रीडम फाइटर्स का हॉस्पिटल भी था. टूटने के बाद इसको 1985 में ये स्मारक का शिफ्ट हुआ था. पीछे देखिए जो सिटी कनेक्शन दिया हुआ, ये लाइटेड साउंड शो के लिए शाम के वक्त जब शो होता है तो आपको यहीं पे बिठा के शो दिखाया जाएगा. उसी तरह मेरे हाथ की ओर से उस तरफ पे दो जो ब्लॉक है वहीं से भी हम क्रॉस करेंगे. ये दोनों ब्लॉक यहाँ का किचन और स्टोर रूम के हिसाब से उन दिनों ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे यूज करते थे. अब देखिए जेल, ये जेल का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1893 में और कंप्लीट किया गया 1906 में 1906 में. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 13 ईयर्स लगा था इस जेल को बनने के लिए, और इस जेल को एक स्टारफिश के मॉडल में बनवाया गया. स्टारफिश इन द सेंस एक सेंट्रल टावर के साथ ऐसे पूरे 7 विंग्स को जोड़ा गया. एक विंग इसको बोलते हैं. ऐसे ऑल टुगेदर 7 विंग्स को उस सेंट्रल टावर के साथ जोड़ने के बाद इन सातों पे जाने का रास्ता जो है सिर्फ एक ही दिखे. दैट मीन्स अगर किसी को भी अंदर जाना होगा तो यहाँ से ऐसे चलते हुए जाएंगे उस टावर, वहाँ से कनेक्टिविटी थी जिसके थ्रू हर विंग्स पे जाने का रास्ता दिया गया, अदरवाइज कहीं से कोई रास्ता नहीं था. ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, एक विंग का फ्रंट पोर्शन है. ओके, अब देखिए ये इसका बैक पोर्शन है. दैट मीन्स अगर कोई भी कैदी एक रूम में बंद है, एक सेल में बंद है, तो दूसरों के साथ कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इवन दो देख भी नहीं पाएगा. उस हिसाब से उन दिनों इस जेल को बनवाया गया. तो जेल बनते हुए इसके अंदर टोटल 7 विंग्स था जिसपे 693 सेल्स थी. सेल्स मतलब रूम्स, और हर एक रूम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था. दैट मीन्स 1 रूम 1 पर्सन. उस वक्त तो 7 विंग्स था, लेकिन आज आप लोग यहाँ पे देखोगे सिर्फ 3 विंग्स. 2 ये है, एक इसके बैक साइड में. तो रेस्ट 4 विंग्स जो है ना वो टूट चुका है, डिस्ट्रॉय हो गया है. टूटने का भी बहुत सारे कारण है, जैसे कि अर्थक्वेक जो 1941 का मेजर अर्थक्वेक था, उसमें इसकी कुछ हिस्सा डैमेज हुआ. फिर 1942 से 1945 दैट मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान को जापानियों ने ऑक्युपाई किया था 3 इयर्स के लिए. तो जापानीज भी क्या किया, यहाँ पे उस शॉर्ट पीरियड में बंकर्स, रेजिडेंशियल एरियाज, ये सारे चीज बनाने के लिए भी इनका टूटा हुआ ब्रिक्स को रीयूटिलाइज भी किया गया. उसके बाद इंडिपेंडेंट हुई. इंडिपेंडेंट के बाद 1964 चलते चलते जब यहाँ पे सेटलमेंट पॉपुलेशन वगैरह हुई तो हॉस्पिटल की भी जरूरत थी. तो इंडियन गवर्नमेंट ये जो पीछे के टूटा हुआ जो 4 विंग है उस एरिया को टोटली क्लियर करते हुए वहां पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल. तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आज हमारे पास 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बचा हुआ, बाकी के 4 पूरे के पूरे टूट गए. अब देखिए इस जेल को बनवाने का एस्टिमेट कॉस्ट लगाया गया था उस जमाने में 5,25,000 रुपीज. ओके, लेकिन जब कंप्लीट किया ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीस में कंप्लीट कर दिया गया. 13 इयर्स का टाइम लगा. इस जेल का जेलर हुआ करता था डेविड बारी और आर्किटेक्ट था मैककुलम. ब्रिटिशर्स के द्वारा इस जेल को 1938 तक यूज किया. दैट मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस. 38 में लोगों ने इसको टोटली खाली कर दिया गया. इंडिपेंडेंट हुई. इंडिपेंडेंट के बाद 11 फरवरी 1979 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस जेल को एक नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर किया. तो आज एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह इसको यूज करते हैं, जहाँ पे अभी आपके पास देखने के लिए है कंडम सेल, फांसी घर, सवाकर जी के रूम, पनिशमेंट पॉइंट, प्लेस फॉर, ऐसे बहुत सारा चीज देखते हुआ आप लोग को ऊपर लास्ट पॉइंट वॉच टावर तक जा सकते हो. तो देखिए एज ए गाइड आज मैं चलूंगा आपके साथ. वैसे मेरा नाम शिबू है. लास्ट 27 ईयर से मैं यहाँ पे एज ए गाइड काम करता हूँ. जिस रास्ते आप लोग अभी मेरे साथ अंदर की ओर चलोगे उसी रास्ते आपको लौट के वापस भी आना है, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन उस सेंटर टावर में कंप्लीट हो जाएगा. मैं आप सभी को ऊपर फ्री कर दूंगा. वहां से जब आते वक्त आप लोग आराम से फोटोग्राफीज वगैरह करके आएंगे, क्योंकि जाते हुए अगर मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, अगर आप फोटोग्राफीज में बिजी रहोगे तो एक्सप्लेनेशन छूट जाएगा. क्योंकि रिटर्न में आपको सेम रास्ता आना है, तो वापस ही में आराम से फोटोग्राफीज वगैरह कर लीजिएगा. अभी हम लोग जा रहे हैं अपना पहला स्पॉट पे. ओके, आ जाएगा.
പ്രധാന ഗേറ്റിലെ ചെറിയൊരു ആമുഖത്തിന് ശേഷം എല്ലാ യാത്രികരെയും കൂട്ടി ടൂർ ഗൈഡ് മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. സെല്ലുലർ ജയിലിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്നൊന്നായി വരുന്ന യാത്രികർക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നിടുകയാണ് ഈ ലോക്കൽ ടൂർ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മലയാളിയായ അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായി ഇതേ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻഡമാൻ നിവാസിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പരിചയപ്പെടലിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയാണെന്നും ഇവിടെ അനേക വർഷങ്ങളായി ടൂർ ഗൈഡാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ആൻഡമാൻ ജയിലിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും വാതോരാതെ അദ്ദേഹം വരുന്ന ചരിത്ര അന്വേഷികൾക്കും യാത്രികർക്കും ഒക്കെ വർഷങ്ങളായി പകർന്നു നൽകുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ജയിലിൻ്റെ ഓരോ അറ്റത്തും യാത്രികരെ എത്തിച്ച് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ യാത്രികരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കേൾക്കാം. ओके देखिएगा, एक्सक्यूज मी सर जी, फिलहाल अभी हम लोग जहाँ पे मौजूद है ना, ये इस जेल का नंबर 1 और नंबर 7 विंग का बीच का हिस्सा है. ओके, दैट मीन्स काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा वो फर्स्ट विंग है. तो ये नंबर 7 लास्ट विंग है. तो ये जो नंबर 7 विंग, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसके ऊपर के लास्ट रूम जहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर जी, जिनके नाम से अंडमान के एयरपोर्ट है जी. ऊपर चलते वक्त मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा. इसी विंग के नीचे कॉर्नर के 4 रूम को बोलता है कंडम सेल्स. वैसे कंडम सेल्स और नॉर्मल सेल में साइज वाइज, लुक वाइज, शेप वाइज कोई डिफरेंस नहीं था, सब कुछ इक्वल था. खाली जो है एक दीवार बनते हुए सेपरेट कर दिया गया और यहाँ से उसके लिए एंट्रेंस दी गई. लेकिन बाकी सभी रूम में जाने का रास्ता सिर्फ सेंट्रल टावर से ही था. तो ये 4 रूम खास उन कैदियों के लिए बनवाया गया जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, मतलब फांसी का सजा सुनाया गया, तो आखिरी के वक्त यहाँ पे रखा जाएगा. कहते हैं कि उन दिनों अगर यहाँ पे किसी को भी रखोगे ना, तो उनके ऊपर कोई टॉर्चर या पनिशमेंट नहीं होगा. कुछ बुक्स में भी मेंशन है कि यहाँ पे उनको अच्छा फूड भी प्रोवाइड होती थी. वहां से सीधे सामने क्यों लेकर आते हैं, इसको बोलते हैं प्लेस फॉर लास्ट राइट्स बिफोर एग्जीक्यूशन. यहाँ पे उनका लास्ट बात, रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ाते थे और लास्ट विश पूछा जाता था. लास्ट विश ये नहीं कि छोड़ दे, लास्ट विश ये होता है आफ्टर डेथ अकॉर्डिंग टू विच रिलीजन उनका बॉडी को क्रिमेट वगैरह किया जाए या बरी किया जाए, यहाँ पे बोलते थे. उसके बाद यहाँ से फांसीगर की ओर ले जाएगा, जो अभी आप लोग आगे देखेंगे. तो देखिए जो फांसीगर है ना, इसको रेनोवेट किया गया है. ये जो वुडन स्ट्रक्चर है इसको बाद में किया गया है. अभी आप लोग इस पे क्या क्या चीजें पुराने देखो, ओरिजिनल देखोगे. सामने इसका एक छोटा सा डोर है. उस डोर से जब आप अंदर की ओर देखोगे तो नीचे प्लेटफॉर्म, साइड में एक बड़ा सा लीवर और ऊपर का बीम, इतनी सारी चीज पुरानी है. लेकिन इसमें जो 3 रोप है, 3 रस्से मौजूद है ना, तीनों को चेंज कर दिया गया. उस रोप के बीच में एक आयरन रिंग देख सकते हो आप लोग, तीनों में एक आयरन रिंग दिखाई देगा. तो बेसिकली इसका क्या यूज था, जैसे लीवर को खींचोगे तो ट्रैप डोर नीचे की तरफ ऐसे खुल जाएगा. जो भी ऊपर खड़ा हुआ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैंग होगा. हैंग होते हुए एज सून एज पॉसिबल स्लिप करने के लिए और स्पाइनल कोड को तोड़ने के लिए था आयरन रिंग्स. यानी कि रोप के बीच में रिंग ऐसा होगा, जैसे स्लिप करेगा और उसको ब्रेक कर दिया जाएगा. अब देखिए इस पे कितनों को फांसी दिया गया या फिर एक साथ कितनों को दिया गया, ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है. तो आप लोग जस्ट फांसीगर देखकर आगे आइए, बाकी के मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो मैं जल जाऊंगा. അങ്ങനെ ജയിലിൻ്റെ കാഴ്ചകളുടെ 2ാം ഘട്ടവും കഴിഞ്ഞ് 3ാം ഘട്ടമായ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഗൈഡ് നമ്മയും കൂട്ടി പോയിരിക്കുന്നത്. വളരെ നീണ്ട ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ജയിലിലെ അന്തേവാസികളെ കൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് പണിയെടുപ്പിച്ചിരുന്ന രീതികളും അതിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ കാലത്തെ മിഷനറികളും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഒക്കെ വളരെ നന്നായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചിത്രരൂപങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുക. ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, തടവുകാരെ കൊണ്ടുകൂടി ജോലി ചെയ്യിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്ത തടവുകാരെ ഏതു വിധത്തിലാണ് അന്ന് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നതെന്നും ഒക്കെ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്ന വിവിധ കലാരൂപങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അനുസരിക്കാത്തവരെ
കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്ന ക്രൂരമായ രീതികളും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്ന തടവുകാരുടെ കുറ്റത്തിൻ്റെ കാഠിന്യമനുസരിച്ച് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതികളും ഒക്കെ ഇവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിൽ പതിയുന്ന വിധം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരണങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. फिलहाल अभी हम लोग जहाँ पे मौजूद है ये एक्चुअली जेल का एक वर्कशॉप है। तो दो विंग है ना, यहाँ पे एक विंग आप देख सकते हो, वहाँ पे एक विंग है 1 और 7 है, हम लोग जहाँ खड़े हैं। तो हर ऐसे 2 विंग के बीच में एक वर्कशॉप था जहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रीडम फाइटर्स से काम लेते थे। इसका फाउंडेशन वही है, जगह वही है, खाली इनमें जो चेंजेस लाए गए जैसे कि नीचे की ओर फ्लोरिंग, साइड की लकड़ियां, ऊपर के शीट, ये सब टाइम चलते हुए बदला गया। तो जैसे आप लोगों ने अंदर आया, पहला स्पॉट ये जो देख रहे हैं ना, ये ऑयल मिल, ये ओरिजिनल है। ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को ऑयल मिल में काम देता है, इनको पर डे 30 पाउंड कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड जो है सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल निकालना होता है। अब ये कैसे निकाला जाएगा? नारियल का जो सूखा हुआ ड्राई कोकोनट जिसको बोलते हैं ना, कोपरा, अंदर डाला जाएगा। उसके बाद ये जो रॉड के बीच में देखिए वेट डाला गया। अब वेट डालने से क्या होता है, इसमें एक चेन बंधा हुआ है जिसकी वजह से ये बीच का हिस्सा ऐसे बेंड होगा ताकि अंदर जो भी पड़ी हुई है वो इजीली क्रश करेगा जब फ्रीडम फाइटर्स इसको रोटेट करेगा। तो उन फ्रीडम फाइटर्स को ये जो रॉड है ना, इसको पकड़ते हुए करीब 8 to 9 आवर्स कंटिन्यूसली स्पीड चलना होगा या फिर भागना होगा। सपोज ये जो स्लो डाउन होता है, रुकता है, ऐसे केसेस में इनको पीछे से कोड़े भी लगा देते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है जिसमें मेंशन है कि अगर लोग टक हार जाएंगे, इनके हाथों को उसमें बांधने के बाद जैसा कोल्हू में बैल को चलाना, कैटल से ऐसा फोर्सफुली काम, ऑक्स से ऐसा काम कराता है, वैसे काम भी कराते थे। उसी तरह इस जेल के अंदर और भी बहुत सारे पनिशमेंट्स, उनमें से एक था कॉयर पॉन्डिंग, नारियल के रस्से बनाना। थोड़ा इस तरफ आएगा आप लोग। अपना ना ये नारियल का छिलका है। नॉर्मली क्या करता है, नारियल को छिलके उतारने के लिए किसी शार्प ऑब्जेक्ट में मारना होगा। ये जो छिलका बनता है, इनको पहले पानी में डुबो के रखना जाएगा। बहुत देर तक कोई भी चीज पानी में रहेगा तो क्या होगा, इसमें एक सॉफ्टनेस आती है। फिर इसको पानी से बाहर निकालते हुए ये जो वुडन लॉग है ना, लकड़ी के बड़े बड़े पीस के ऊपर ये वुडन हैमर से इसको मारना होता है। वुडन हैमर से मारने से क्या होगा, इनमें से बहुत सारे रेशा बनता है, फाइबर्स निकलेगी। इन फाइबर्स को पहले अच्छी तरीके से सुखाया जाएगा। उसके बाद ये जो हैंड मशीन है ना, इसको यूज करते हुए लोग नारियल के रस्से बनवाते थे। अब देखिए इसमें कैसा फंक्शन होता है इसका। एक हैंडल लगी हुई है, बहुत सारे हुक्स भी है। जब फाइबर को इस पे रखोगे, उसके बाद इस हैंडल को जब रोटेट करोगे, ये क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इससे क्या होगा, फाइबर इंटरलॉक होता जाएगा और नारियल के रस्से बन जाएगा। अब इसकी जो भी क्वांटिटी तय होगा, इसकी जो भी टास्क होगा, इनका जेलर, जमादार, इन सब के ऊपर डिपेंड होगा कि किस कैदी से कितनी मात्रा में काम कर रहे हैं। उसी तरह आप लोग देखिए आगे में जो देख रहे हैं ना, वो है फ्लॉगिंग फ्रेम। इस रूम्स थी, सपोज थोड़ा आगे जाएगा तो ब्रिटिश रूल के हिसाब से थोड़ा आगे, उस तरफ पीछे वाले थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे, जल्दी यहाँ से निकलेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है इसमें। तो ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को फ्लॉगिंग किया करते हैं, उनको ना सबसे पहले टोटली नेकेड करते हैं। नेकेड करने के बाद इनके दोनों हाथ और दोनों पाँव को स्टैंड के साथ लॉक करते हैं। एक बार हाथ और पाँव लॉक करने के बाद पीछे बटक्स की और एक कॉटन क्लॉथ रखा जाएगा, जिसको आइदर बेल्ट या फिर रस्से वगैरह से टाइट से बांध दिया जाएगा ताकि ये लोग मूवमेंट न कर पाए। देन पनिशमेंट स्टार्ट। अब जो भी पनिशमेंट देता है ब्रिटिश ऑफिसर, वो जमादार, टेंडल, पेटी ऑफिसर जो भी बिलोंग करता है, मैक्सिमम कोड़े, मैक्सिमम स्टिक जो है ना, इनके बटक्स की और एक ही जगह पे मारता है। कंटिन्यूसली एक जगह पे कोड़े पड़ने से अगर स्किन फट जाए, चमड़े फट जाए ना, तो इनको डबल पेन होगा। नीचे लेट नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, टॉयलेट नहीं कर पाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। ये जो है बाकी फ्रीडम फाइटर्स जो मौजूद थे उनके लिए भी एक लेसन थी, और जो न्यू कमर्स था उनका स्पिरिट को तोड़ने के लिए भी ऐसे पनिशमेंट देते थे। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये जल्दी हील नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग बैठने की कोशिश करेंगे ना, स्किन स्ट्रेच होता जाएगा, पेनफुल होता जाएगा। अब देखिए आगे में एक पनिशमेंट ड्रेस रखा हुआ है। तो जेल के अंदर ना पूरे हर एक रूम में एक एक कैदी को रखते थे। इनको उन दिनों आपस में बातचीत करना, मेल जोल करना कोई पॉसिबिलिटीज नहीं था। सपोज ये लोग कभी किसी से बातचीत करता हुआ पकड़ा गया, या फिर किसी ब्रिटिश ऑफिसर के साथ किसी ने आर्गुमेंट कर ली, काम करने से रिफ्यूज करता है, ऐसे केसेस में उन दिनों एक पनिशमेंट पीरियड डिक्लेयर करते हुए उनको ड्रेस बनाते हैं। अब इस ड्रेस पहनने से क्या होगा, इनके ऊपर इचिंग, रिएक्शन, स्किन डिजीज, एलर्जी, रैशेस, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे।
नॉर्मल ड्रेस आप लोग देख सकते हो वैसे होते हैं। इन नॉर्मल ड्रेस के साथ साथ यहाँ पे 3 फिटर्स मौजूद है। पहला चेन फिटर, फिर बार फिटर, लास्ट वन दैट इज क्रॉस बार फिटर। चेन फिटर बेसिकली फ्लेक्सिबल है। अगर किसी भी कैदी को चेन फिटर बनाएगा तो एटलीस्ट ये लोग बैठ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करके देखोगे बार फिटर, तो बार फिटर्स में क्या है, चेन के जगह पे जब बार्स आएगा ना तो बार्स बेंड नहीं होगा, जिस वजह से लोग अपना नीज को बेंड नहीं कर पाए, घंटों जो ऐसे खड़ा रहना होगा। और सबसे टफ वाली है सबसे लास्ट पर दैट इज क्रॉस बार फिटर। उस पे एक एडिशनल बार है, एक्स्ट्रा बार पाव के बीच में। तो क्या होगा, पाव को नजदीक नहीं कर पाएगा, फैला के रखना होगा। और अगर चलने फिरने की कोशिश करोगे ना तो पाव की साइड पे चोट लग जाएगा। ओके, ये है नेक रिंग। आई गार्ड जैसे हम लोग यूज करते हैं, उस जमाने में नेक रिंग यूज करते थे, ताकि किसी को भी इजीएस्ट वे में आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, अब हम लोग रूम्स के हो जाएंगे, फिर मैं एक्सप्लेन स्टार्ट करूंगा। നാം തുടർന്ന് ജയിലിനുള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ജയിലറകൾ കാണുവാനും ജയിലറകളിലെ സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഓരോ അറകളും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനുമായി ടൂർ ഗൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മെ ജയിലറകളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഓരോ ജയിലറകളും ഓരോ കഠിന തടവിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തതും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും ഒക്കെ. ഓരോ ജയിൽ പുള്ളിക്കും മറ്റൊരു ജയിൽ പുള്ളിയുമായി യാതൊരുവിധ സംഭാഷണത്തിനോ ആംഗ്യത്തിനോ പോലും ഉള്ള അവസരം നൽകാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഓരോ സെല്ലുകളും അവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. നമുക്ക് തുടർ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നീങ്ങാം.